जैसा मैंने कहा पहले कई लोग आने के पहले कि हमारी कोशिश आज है ये बताने की जो यंग लोग हैं, जो जॉब में नहीं हैं या जॉब में हैं भी, कि हम जिस तरीके से नौकरियों को आज देखते हैं, उस तरीके से नौकरियां आगे रहेंगी क्या? वो या नई नौकरियां होंगी तो कौन-सी नौकरियां होंगी? हम में से बहुत से लोग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं, राजस्थान, वहाँ से हैं और हमारे अंदर हमेशा सरकारी नौकरी की चाह रहती है। वो है भी अच्छी, लेकिन क्या वो अभी जब आपकी उम्र 25 साल होगी, तो वो रहेगी क्या? 20-25 साल होगी, आप में से बहुत लोग बहुत यंग हैं, तो उस वक़्त कैसी नौकरियों के ज़्यादा आसार रहेंगे? तो ये हम लोगों का आज टॉपिक है आज का। और जो आजकल नौकरी में है इसमें, अगर मंदी आती है और रिट्रेंचमेंट होता है, तो किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा? ये दो आयाम हैं आज हमारी बात करने के। तो आपको याद होगा कि अभी-अभी हाल में एयर इंडिया जो है, जैसे वो उसको टाटा ने खरीद लिया, सरकार ने उसको बेच दिया एयर इंडिया को। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन सरकार ने बेच दिया। तो आप क्या सोचते हैं, एयर इंडिया में जो लोग सरकारी नौकरी में थे, उनकी नौकरी क्या हुई? टाटा ने जब खरीदा तो वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन हुआ, तो सबको शायद वो नौकरी फिर से नहीं मिली हो। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। तो हम चाहते थे कि उस पर थोड़ा-सा हम आपसे बात करें और आपको बताएँ कि हम लोग क्या सोचते हैं कि आगे वाली नौकरियाँ कैसे होंगी। शिव कुमार जी, दूसरा स्लाइड। तो ये है जो फ्यूचर जॉब्स होने वाले हैं, जिसमें आपको सोचना चाहिए। ओके, व्हाट आर लाइकली फ्यूचर जॉब्स इन इंडिया? तो हिंदुस्तान में 4 तरीके से आपकी आजीविका चल सकती है। सरकारी जॉब में या प्राइवेट कंपनी में, जो अलग-अलग बहुत सी प्राइवेट कंपनी आजकल हैं और उनका ज़्यादा असर रहेगा हमारे आगे वाली इकॉनमी पर। आप अपना बिज़नेस खोल सकते हैं और अगर आप किसान हैं, तो आप आजकल किसानी के भी बहुत से नए-नए डिमेंशंस खुल रहे हैं, नए-नए आयाम खुल रहे हैं। उसमें खेती करना भी है और खेती से बिज़नेस बढ़ाना भी है। हम 3 आदमी यहाँ पर जो हैं, हम शिव कुमार जी और अखिल जी अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर है और बहुत ही ज़्यादा एग्रो बिज़नेस है। जो एग्रीकल्चर से बिज़नेस होता है, वो बहुत बड़ा है। तो ये सब भी हिंदुस्तान में अब सब होने वाला है और हो रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हमें किस चीज़ में मन लगता है और किस चीज़ में हम जाएँगे। और हर तरीके के लोगों की इन चारों चीज़ों में ज़रूरत है। सरकार में भी इंजीनियर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, क्लर्कों की ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनी में भी उन सबों की ज़रूरत है। जो बिज़नेस है, आप अपना बिज़नेस खोलेंगे, तो उसमें भी आपको इन सब चीज़ के लोगों की ज़रूरत होगी। अगर आप खेती में हैं और खेती वाले बिज़नेस में हैं, उसमें भी आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी। अगर आप खेती वाले बिज़नेस में हैं, आपके पास एनिमल्स हैं, दूध का व्यापार करते हैं आप, तो उसके लिए आपको वेटरनियंस की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ सोचनी है, थोड़ा अलग हट के, कि हमको अपने खेत में केवल अनाज पैदा करना है, अगर उससे बिज़नेस करना है तो कैसे करेंगे? क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है? तो आप जो भी अपना चुनेंगे, चाहे वो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, अकाउंटेंट बनना चाहते हो, उन सभी चीज़ों की, सभी स्किल्स की इन चारों चीज़ों में ज़रूरत है। एक चीज़ पर हम एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, खासकर अभी पिछले 4-5-6 साल से जो सरकार का रुख है, उसको देखते हुए ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स धीरे-धीरे खत्म होंगी। और वो सही भी है, क्योंकि सरकार सारा काम नहीं कर सकती। सरकार, दुनिया में जितनी सरकारें हैं, उसमें से सबसे जो अच्छी सरकारें हैं, वो सारे काम लोगों में बाँट देती हैं, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं, उनको इनकरेज करती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं कि आप लोग अपना बिज़नेस खोलिए, आप लोग अपना काम कीजिए, आप लोग अपनी खेती कीजिए।
और प्राइवेट कंपनियां जैसे बैंक्स हैं, आप देखते हैं सरकार के बैंक हैं, और सरकार के बैंकों के और प्राइवेट बैंक हैं। सरकार के स्टील मिल्स हैं, उसके अलावा प्राइवेट स्टील मिल्स हैं, सरकार के कारखाने हैं, प्राइवेट कारखाने हैं, सरकार की बिजली कंपनी है, पावर प्लांट्स हैं, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, जैसे टाटा का पावर प्लांट है बंबई में। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनियां भी काफी बड़ी हैं और कई सरकारों से भी बड़ी हैं, तो इसलिए उनकी नौकरी भी अच्छी होती है और ऐसा ही होने वाला है। तो प्राइवेट कंपनियों में मत करो, जो एम्प्लॉयमेंट के आसार हैं वो अब ज्यादा होंगे। तो ये सोचना है दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में केवल रहता है कि हम पीएससी में जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। वो भी धीरे धीरे फेड हो रहा है। उनकी जो उनका जो पर्क्स है, उनकी जो उनसे जो पैसा मिलता है या उनसे जो सुविधाएं हैं, वो भी धीरे धीरे लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और हमको किधर अपने बारे में सोचना चाहिए आज से 15 साल 20 साल बाद। तो शिव कुमार जी दूसरा स्लाइड। तो मैंने इसमें बिजनेस और एग्रो बिजनेस के बारे में कम बात की है। जो 4 बताए थे उसमें केवल 2 पर ही हम फोकस कर रहे हैं, बाकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एमएसएमई आजकल बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने का, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। एमएसएमई का मतलब था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सरकार, भारत सरकार का एक नया प्रावधान है। नया क्या मतलब, एक प्रावधान है जिसमें छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत सी सुविधाएं सरकार ने दी हैं। तो उस पर बात करेंगे। एग्रो बिजनेस पर हमने कई बार बात की है, तो हम केवल आज 2 पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि आपको जब नौकरी खोजनी होगी तो किस तरीके से आप उसके बारे में सोचेंगे। तो मैंने बताया कि गवर्नमेंट्स आर श्रिंकिंग। सरकार जो है, हर सरकार छोटी हो रही है। अगर छोटी नहीं हो रही है तो बुरा है देश के लिए, क्योंकि सरकार सब काम नहीं कर सकती। सरकार के पास अपने करने के इतने रिसोर्सेस नहीं होंगे, कितनी भी कोशिश करे वो। बाहर के देशों में हम लोग देखते हैं कि रोड बनाने का भी लोगों ने प्राइवेट कर दिया है, कि आप रोड बनाइए, उसकी डिजाइन कीजिए, उसका कंस्ट्रक्शन कीजिए और उसके बाद उसको ऑपरेट कीजिए। अमेरिका में तो रेलवे लाइन भी प्राइवेट है। तो जो सरकारें अच्छी हैं वो चाहती हैं कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपना काम करें और उससे उनको जो फायदा हो उसका फायदा उठाएं। सरकार का यही काम है केवल कानून बनाना कि उसमें कोई अनफेयरनेस या गैर कानूनी काम ना हो। मैंने इसमें लिखा है दूसरा बुलेट, फार्मिंग आउट सर्विसेज। फार्मिंग आउट का मतलब होता है कि दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देना। आप में से जो बच्चे नहीं जानते हैं, फार्म आउट कहते हैं कि किसी दूसरे को काम दे दो। वो सरकार ने वो काम देना शुरू किए हैं भारत में खासकर। और वो क्या क्या सर्विसेज हो सकते हैं, तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि गार्बेज कलेक्शन जो सरकार, आप अगर पटना में रहते हैं या मुजफ्फरपुर रहते हैं या ऐसे शहरों में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो सरकार आज भी कूड़ा उठाती है। सुबह उसकी ट्रकें आती हैं, कूड़ा उठा के जहां तहां फेंकती है, जहां भी उसको फेंकना है। कई देशों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अमेरिका में एक कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप, काफी बड़ी हो गई है अब। तो उसने गार्बेज कलेक्शन शुरू किया था। शहरों से बिन्स में जाके उठा के गार्बेज ट्रक में लादना, और उसके बाद सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि कहाँ वो फेंका जाएगा। और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है। उसमें हर तरीके के लोग काम करते हैं। उसमें अकाउंटेंट्स हैं, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें छोटे गार्बेज कलेक्शन करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं जो सुबह उठ के ट्रक लेके घूमते हैं, ड्राइवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि कई गार्बेज ऐसे होते हैं जिसमें जर्म्स होते हैं, तो डॉक्टर्स का कंट्रोल करते हैं। ज्यादा नहीं है लेकिन हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे छोटे काम के लिए भी सरकार ने ये चीजें फार्म आउट कर रखी हैं, गवर्नमेंट को, प्राइवेट लोगों को दे सकी है। ओके,
मैंने इसमें लिखा है गार्बेज कलेक्शन टू कीपिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और सरकार का जो आपके जिले में जो खाता खेसरा जिसको बोलते हैं का जो कागज होता है, जिसके आपकी जमीन नापी जाती है, इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, वो भी सरकार अब फार्म आउट कर रही है। हिंदुस्तान में जितने जिले हैं आप सोचिए, उनको जोड़ दिया जाए और सारे रिकॉर्ड्स को जोड़ दिया जाए आईटी के द्वारा ऑनलाइन, तो कितना बड़ा काम होगा। तो यहाँ आईटी के कई एक्सपर्ट्स हैं जो बता सकते हैं आपको कि वो काम भी अब सरकार फार्म आउट कर रही है। बोलती है दूसरों के तुम ये रिकॉर्ड्स रखो, क्योंकि सरकारी फाइल में ये पन्ने फट रहे हैं, कुछ पता नहीं है किसका खाता खेसरा कहाँ है, किसका रिकॉर्ड कहाँ है। तो सरकार धीरे धीरे ऐसी चीजों को भी बाहर कर रही है। मैंने इसमें लिखा है मेंटेनेंस ऑफ रोड्स बताया आपको। उसके बाद एयरलाइंस, मैंने बताया था कि टाटा नाउ ओन्स टीएससी एंड एयर इंडिया। अभी टाटा को एयर इंडिया बेच दिया गया है। टीएससी है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। सो टाटा जैसी कंपनी आईटी में भी है, सरकार का आईटी भी देखती है वो, और एयर इंडिया भी देखती है। काफी बड़ी कंपनी है टाटा, आप सभी जानते हैं। तो सरकार अपना जो काम, जो ट्रेडिशनल काम करती थी, सरकार को ये बुद्धि होने लगी है कि हम ये काम खुद नहीं कर पाएंगे और दूसरे लोगों को काम नहीं मिलेगा अगर हम करेंगे तो इसलिए सरकार ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। तो आपको ये सोचना होगा कि आपका करियर जो है, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो किस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, किसमें आपका मन लगता है। एक बात और हम कहना चाहते थे कि पर्क्स जो हैं, जो सुविधाएं हैं, उनमें कटौती हो रही है। सरकार पहले काफी सुविधाएं देती थी, लोगों का पेंशन था, गाड़ियां थी, ड्राइवर थे, आदमी उनको दिए जाते थे नौकरों की तरह काम करने के लिए। वो सब कट हो रहा है। अब मैंने सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, आईएएस जैसी नौकरियां भी, अब मुझे ठीक से पता नहीं है, उसमें भी अब पेंशन कट हो रहा है या नहीं मिलता है अब। तो वो बहुत बड़ी बात थी। पहले लोग पेंशन पर बहुत डिपेंड करते थे कि बुढ़ापे में वही हमारे काम आएगा, वो भी खत्म होने वाला है। तो इस तरीके की सुविधाएं भी खत्म हो रही, गाड़ियां तो खत्म हो रही हैं ही, ड्राइवर जो मिलते थे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सुविधाएं जो हैं सरकार काट रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर काफी बोझ है। कितना सरकार करेगी, किसके किसके लिए सरकार करेगी। तो सरकार चाहती है कि जो सरकार से ज्यादा होशियार लोग हैं उनको ये चीज दी जाए और उनको कहा जाए कि आप अपना प्रबंध कीजिए, इसका उसको मैनेज कीजिए। तो इसलिए सरकार की सुविधाएं अब खत्म हो रही हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि बहुत लोग सरकारी नौकरी में हमेशा कहते हैं सरकारी नौकरी बा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खत्म हो गई बात। अब सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों में पैसे भी ज्यादा हैं और शायद पर्क्स भी, सुविधाएं भी उतनी ही हों। प्राइवेट कंपनी के बारे में दो शब्द हम कहना चाहते थे। प्राइवेट कंपनियों में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बड़े अवसर हैं। हम लोग कुछ चीजों को जानते हैं, जैसे बैंकिंग और आईटी, उसके बारे में हम सभी सुनने लगे हैं अब धीरे धीरे। देहात में भी लोग जानते हैं कि बैंकिंग और आईटी में नौकरी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी दूसरी नौकरियां हैं। यहाँ पर हमने कुछ सेमिनार किए हैं मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, कि आजकल किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार किया जाता है। अब प्रचार केवल पहले अखबार में होता था, अब पूरा डिजिटल ऑनलाइन होता है, सोशल मीडिया से और दूसरे तरीकों से। वो भी एक इंडस्ट्री है, उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर जिस लड़की ने वो सेमिनार दिया था, बहुत तेज है, वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और उसने बहुत ही अच्छा सेमिनार दिया था। तो वो भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मीडिया आप जानते हैं, जर्नलिज्म, कई टीवी स्टेशन खुल गए हैं, कई न्यूज़पेपर के आउटलेट्स हैं, उन सबों में नौकरी मिल सकती है। लॉ, कानून, हम केवल जानते हैं कि जो वकील लोग हैं वो केवल जज के सामने खड़ा होके वो बहस करते हैं। आजकल कंपनियां ऐसी हैं कि उन्होंने लॉयर्स को हायर कर रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों, लॉ कंपनियों में हजारों वकील काम करते हैं, सैकड़ों वकील काम करते हैं। और खासकर चूंकि अब इंटरनेट के कारण दुनिया छोटी हो रही है, आजकल इंटरनेशनल लॉ बहुत बड़ी बात है।
तो एक दूसरे दूसरे देश के कानून समझना, उस पर अपनी कंपनियों को बताना, क्योंकि कंपनियों के, के काम हर देश में है। अगर कोई भारत की कंपनी है, वो दुबई में काम कर रही है या अमेरिका में काम कर रही है, तो उस कंपनी का जो लॉयर्स होंगे, उनको दुबई और अमेरिका का लॉ जानना चाहिए। तो इस तरीके से लॉ के बड़े आसार हैं आजकल प्राइवेट कंपनियों में। टूरिज्म, आप जानते हैं आजकल टूरिज्म बहुत चल रहा है भारत में, बहुत जगह से लोग आते हैं या बाहर लोग जाते हैं, उनको उसके बारे में बताना। तो अगर आपको बाहर के देशों के बारे में पता है, तो उस इंडस्ट्री में आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ले रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। कहने का मतलब है कि वो इंडस्ट्री भी अब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लॉन मेंटेनेंस, ये मैंने छोटी छोटी बातें इसलिए लिखी हैं कि आपके दिमाग में आए कि ये सारी इंडस्ट्री बड़ी है, बहुत बड़ी है। लॉन मेंटेनेंस, अगर आपके यहाँ जो पूरे देश में सोचिए कितने रईस लोग हैं, उनके सबके अपने लॉन हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बहुत बड़े बड़े लॉन हैं। जो पुणे में आईटी कंपनीज हैं, बेंगलोर में आईटी कंपनीज हैं, वो ऑफिसेस कई एकर्स में हैं, डजन्स ऑफ एकर्स में है। उनका लॉन मेंटेन करना, पहले एक माली रख लेते थे लोग, अब वो पूरी कंपनी को हायर कर लेते हैं। तो उसमें भी काफी नौकरियां हैं। गार्बेज कलेक्शन मैंने बताया, मैं गार्बेज कलेक्शन पर इसलिए आता हूं कि वो एक छोटी सी चीज है, इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं है कि उसमें कितनी नौकरी है और कितना बड़ा इंडस्ट्री वो हो सकता है। तो ये सब मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बताया कि बहुत से अवसर हैं इन चीजों में। याद रखने की बात यह है कि सरकार में चूंकि सुविधाएं बहुत थी और हैं, वहां पर काम करने में लोग आलसी हो जाते हैं। ज्यादा लोग, सभी नहीं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन ज्यादा लोग आलसी हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में, चूंकि प्राइवेट कंपनी को अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट देखना पड़ता है, इसलिए प्राइवेट कंपनी में काम ज्यादा कठिन होता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है आपको। तो यू हैव वर्क जनरली हार्डर देन द गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, सरकार में ये था कि आप बड़े साहब हैं तो आपकी नौकरी सदा बनी रहेगी, ऐसा लोग सोचते थे। अब बड़े साहब बन गए तो बहुत बड़ी बात है। वो सब चीज प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में आपका कोई भी रैंक हो, आप हमेशा सोचिए कि अगर आप अच्छा नहीं करते रहिएगा तो आपका जॉब सिक्योर नहीं रहेगा। आगे आपको शिव कुमार जी बताएंगे कि जॉब सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेट कंपनी में कभी नहीं है, और छोटे मजदूर से लेके चेयरमैन तक कभी भी फायर हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जबकि चेयरमैन कंपनियों के फायर हुए हैं। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा मेहनत करते रहना है और दूसरे अवसर खोजते रहने हैं, सोचते रहना है कि किस तरीके से हम अपने काम में अच्छा करें ताकि हमारी नौकरी बनी रहे। वैसी बात सरकारी नौकरी में नहीं थी, अब धीरे धीरे हो रही है, लेकिन कम हो रही है। प्राइवेट कंपनी में हमेशा परिश्रम करना है। प्राइवेट कंपनी में जो सुविधाएं हैं, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, दोज आर नॉट ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि आपको पर्क्स इसलिए मिल रहा है कि आप बड़े साहब हो गए, नहीं, आपका जो काम है उस पर पर्क्स मिलते हैं। आपका बोनस, आपका कार, आपका ड्राइवर, ये सब चीजें जो हैं वो आपके मेहनत पर मिलती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे एक मित्र हैं जो आजकल गूगल के रीजनल डायरेक्टर हैं एशिया में, और वो श्रीलंका के हैं। उनको सारी सुविधाएं दिल्ली में हैं। वो यहाँ पढ़ते थे, यहाँ पढ़े हैं, यहाँ नौकरी करते थे, उसके बाद वहाँ गए और वहाँ गूगल ने उनको भेजा है। दिल्ली में उनका बेस है और उनकी बच्ची की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ती है। वो सारी चीज़ें उनको सुविधा है, उनको बोनस है, उनका कार है, वो फर्स्ट क्लास में घूमते हैं एशिया के सारे देशों में, क्योंकि एशिया के रीजनल डायरेक्टर हैं। तो इस तरीके से पर्क सारे मिल सकते हैं आपको, अगर मेहनत करके आप उतनी ऊंचाई तक पहुंचे। तो ये सोचना है कि प्राइवेट कंपनियों के काम अब ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और हर समाज के हर आयाम में प्राइवेट कंपनियां हैं। मैंने आपको बताया गार्बेज कलेक्शन से लेके और एयरलाइन तक।
और सब में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। आपका जो भी स्किल हो, जो भी आप जानते हो, अकाउंटिंग जानते हो, बैंकिंग जानते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इन सब चीजों, सब स्किल्स की जरूरत है इन कामों में। और इन कामों के पक्ष बहुत अच्छे हैं अगर आप मेहनत करते हैं और ऊंचा उठते हैं तो। आपको कोई सवाल हो तो पूछिए मुझसे, और उसके बाद हम लोग शिव कुमार जी के प्रेजेंटेशन पर जाएंगे। किसी को भी कोई सवाल है? एक मैं थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड करूंगा। जो आप बताएं। जी जी जो जी वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, जी जी वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ यूएस में, एटलीस्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो। और मुझे पता चला था कुछ दिन पहले कि अपने यहाँ जो गोदरेज ग्रुप है उनका और वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो यूएस का है उसका टाई अप चल रहा है। और वो लोग प्लान कर रहे हैं कि बॉम्बे में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और उसका गवर्नमेंट के साथ उनका टाई अप होके और कुछ बहुत सारा वो लोग प्रोग्रेसिव वे में, एक फ्यूचरिस्टिक वे में करके और बहुत ही अच्छे से प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि गार्बेज यूज करके पावर रीजनरेशन और ऐसे अलग अलग बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाना, वो सभी वो लोग करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट उसके लिए खुलने वाला है अपने यहाँ पे। बहुत अच्छा अखिल जी आपने बताया। ये बार 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 गार्बेज कलेक्शन पर हम जाते हैं, लेकिन सचमुच बड़ा बिजनेस है ये। मैं उस कंपनी की जिसकी बात कर रहा था, वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उसने गार्बेज कलेक्शन शुरू किया था आज से 30 साल पहले। और आजकल वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं उसके वेस्ट, रेड न्यूक्लियर रेड वेस्ट जिसको बोलते हैं, वो कलेक्ट करके सरकार से टाई अप करके सही जगहों पर उसको दबाती है, रखती है जहां रखना है, सरकार ने अलाउ किया है। और बीच में उसको इरेडिएट भी करती है ताकि रेडिएशन कम से कम हो जाए। तो जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, वो केवल ये कह रहे हैं बच्चों को कि स्काई इज द लिमिट जिसको बोलते हैं, कोई अंत नहीं है। बिजनेस, आप किसी बिजनेस में जाते हैं तो फैलाते रहते हैं। तो इन बिजनेसेस के जो जो मैनेजर हैं वो आगे सोचते रहते हैं कि और भी क्या क्या आयाम इसमें जोड़ सकते हैं और किस तरीके से बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे अखिल जी ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच में इन कंपनियों ने टाई अप किया है कि किस तरीके से गार्बेज को कलेक्ट करके उससे पावर बनाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए जरा, पहले फेंक देते थे खेत में, अब उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस में बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे और उन सबों में आपके लिए जॉब होगा। अगर गवर्नमेंट बड़ा रहेगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा और टैक्स देने की क्षमता बहुत कम लोगों के पास है। तो इसलिए गवर्नमेंट श्रिंक करेगा, छोटा होगा, और प्राइवेट कंपनियां बड़ी होंगी। अभी हम चलते हैं उस टॉपिक पे कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी और जिस कंपनी में है वहां पे आप अपना ब्रांड कैसे बनाएं। ब्रांड दोनों काम करता है, एक तो आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी देता है, और साथ में अगर बुरे वक्त आते हैं कंपनी के तो ले ऑफ होता है कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में ले ऑफ वही होता है, वही तिवारी जी बोल रहे थे कि जॉब सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। तो उस समय कैसे आपके बारे में कंपनी सोचे ताकि आपको ले ऑफ नहीं करे या अंत में करे ले ऑफ। और ये हमारा सजेशन है, इससे बचने की उम्मीद बढ़ जाती है लेकिन कोई गारंटी नहीं है। बहुत समय कंपनियों का हालत इतना खराब हो जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को जाने देना पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसी तरह जहां भी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि ऊपर में एक आदमी है, नीचे 10 आदमी, उसके नीचे 100 आदमी, तो जनरली जब निकालना होता है तो नीचे से ज्यादा लोग निकलते हैं क्योंकि नीचे ज्यादा लोग हैं। तो अगेन फिर से मैं कह रहा हूं कि ये हमारा सजेशन है, इससे आपका सर्वाइवल चांस बढ़ेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जनरल इकोनॉमी खराब हो रही है, जैसे आज के दिन में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो पूरे दुनिया में इकोनॉमी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, सभी जगह स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रही है। लेकिन नीचे जाते हुए समय में भी कुछ कंपनियां नहीं गिरती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अच्छा नहीं कर रही है। हम उस
सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन अभी आप एम्प्लॉयड हैं। ये तीनों चीज को देखते हुए हम आगे बात करेंगे कि जनरल इकोनॉमी गिर रही है, आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आप जॉब में हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए? अदरवाइज भी वो करना चाहिए जो हम बोलने जा रहे हैं, लेकिन इस कंटेक्स्ट में क्या करना चाहिए? तो ये कैसे पता लगेगा कि जनरल इकोनॉमी कमजोर है? तो उसका इंडिकेशन ये है, इन्फ्लेशन हो, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं हो, स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस नीचे जा रहा हो, मीडिया में न्यूज आता है, ये सबको पढ़ते रहने से पता लगता है कि जनरल इकोनॉमी, जैसे आज के दिन में है कि पेट्रोल प्राइस ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर आ रही है, तो हमें पता चल रहा है कि जनरल इकोनॉमी नीचे जा रही है, मंदी आ रही है। आपकी कंपनी कैसे पता लगेगा कि आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है? तो ये सब है कि वो मैनेजमेंट आपको ईमेल करता है कुछ नेगेटिव रिपोर्ट के साथ। मैनेजमेंट जब लीडरशिप मीटिंग होता है तो उसमें कंसर्न एक्सप्रेस करता है कि हमारा प्रॉफिट कम गया है, हमारा सेल्स कम रहा है, हमारा कंपटीशन बढ़ गया है। फिर वन ऑन वन जब आपका मैनेजर आपसे बात करता है तो वो बताता है कि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही, हमारी टीम का काम कम गया है, हमें नया बजट नहीं मिला है। ये सब जब वो बात करने लगते हैं तो आप सोचिए कि आपकी कंपनी उतना अच्छा नहीं कर रही है। फिर आपका परफॉर्मेंस आपकी कंपनी में कैसा है, ये मैनेजर फीडबैक में बताता है। अभी अच्छा न्यूज ये है कंटेक्स्ट में कि अभी भी आपके पास जॉब है। अब हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आपका नंबर अगला है फायर होने में, ये कैसे पता लगेगा? तो ये लगता है कि आपके टीम को काम कम मिलने लगा है, आपके टीम का, आपके डिपार्टमेंट का बजट कमने लगा है, आपके टीम में कुछ लोग ज्यादा बिजी हैं, ज्यादातर लोग को पास ज्यादा काम नहीं है, आपको काम नहीं दिया जा रहा है, या आपको ऐसे काम दिया जा रहा है जिसका विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। आपका मैनेजर आपके काम को बहुत निगरानी से, अच्छी निगरानी से, बहुत ज्यादा डिटेल में स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा है। आपने कहा कि भाई ये काम कर दो और आपने कहा कि ठीक है कल हो जाएगा, और जब एक दिन गुजरा, पूछा कि ये हुआ, नहीं हुआ, लेकिन मैनेजर के चेहरे पे कोई नाराजगी नहीं है, कहता ठीक है 2 दिन के बाद कर देना। वो क्लियर कट इंडिकेशन है आपके लिए कि आपका काम बहुत अहमियत नहीं रखता है। आपका मैनेजर टीम मीटिंग रखता है जो कि अपने बॉस का, सीईओ का मेल कंपनी के बारे में उसको रिपीट करता है कि हमारा परफॉर्मेंस खराब है, कंपनी ठीक नहीं कर रही है, सेल नहीं बढ़ रहा है। ये सब जब होने लगे तो आप सोचिए कि आपका नंबर आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, व्यक्ति को खुद सजग होना और देखना कि भाई कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ रहा है। और अगर आपको ये, इसी को बहुत सारे और टेल साइन हैं, बहुत सारे और इंडिकेशन होते हैं, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये आपको दिखाई पड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने टीम में, तो उस समय आपको सोचना चाहिए कि मुझे जॉब बाहर खोजना है या किसी और टीम में जाना है। ये सब इंडिकेशन से आप सचेत रहिए और दूसरा उपाय करते रहिए। दूसरा उपाय कंपनी के अंदर हो सकता है, सिमिलर कंपनी दूसरी कंपनी हो सकती है, सिमिलर जॉब, या कैरियर भी चेंज करने का मौका ये देता है, या अपॉर्चुनिटी। ये समय है जब आप सोचें कि मेरा कैरियर तो खत्म नहीं होने वाला है। मान लीजिए कोई टाइपिस्ट था और बहुत स्पीड से टाइप करना जानता था, लेकिन आज के दिन में टाइपिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको क्लियर कट होना। कोई शॉर्ट हैंड सीखा था और शॉर्ट हैंड में नोट लेता था, आज के दिन में शॉर्ट हैंड में नोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब है इंडिकेशन है कि आपका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। या जो आज के दिन में टैक्सी ड्राइवर है, धीरे धीरे करके उनकी जॉब खतरे में है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहा है। पेट्रोल पंप ऑपरेटर जो था, गैस भरता था गाड़ी में, इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, उसका जॉब खतरे में है। तो इस तरह करके आपको इंडिकेशन होना चाहिए, लेकिन आप इसके लिए इंतजार मत कीजिए कि वो होगा तब मैं करूंगा, जब मेरा नंबर आएगा उसके पहले मैं जगूंगा। नहीं, ये आपको ये सब काम शुरू से करना है। तो ये पहला स्लाइड है, इसे 3 स्लाइड और होंगे।
कंपनी का ओवरऑल बिजनेस के बारे में आप समझिए, आप अपने डिपार्टमेंट का रोल समझिए कि उस बिजनेस में आपका डिपार्टमेंट कितना अच्छा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर अपने टीम का काम समझिए। ये तो हो गया आप अपने कंपनी, अपने डिपार्टमेंट, अपने टीम। साथ में आप अपने कंपनी के कंपटीटर को समझिए कि वो अच्छा कर, अगर आज के दिन में कोई बहुत अच्छा इंजीनियर फोर्ड मोटर के लिए काम कर रहा था तो उसको टेस्ला के बारे में जानना जरूरी था कि टेस्ला आ रहा है, इससे हमारी कंपनी को असर पड़ेगा। अगर आप एक कंपनी के अंदर हैं तो उसमें अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो हो सकता है आपको अच्छा रहे कि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी काम समझें, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम समझें, सप्लाई चेन का भी काम समझें, क्योंकि हो सकता है कि सेल्स टीम को छोटा करना पड़े, क्योंकि डिजिटल मीडिया आ गया है, उससे सेल्स को हम डिजिटाइज कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब, गूगल, इसके थ्रू भी हम अपना सेल बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन सप्लाई चेन में तो ट्रक चाहिए ही, तो हो सकता है हम उस डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करें। साथ में अपने ही डिपार्टमेंट में दूसरे टीम के काम को देखें और समझें, जरूरत पड़े तो वहां भी हम जा सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि कैसे करना है, और उसको जानने के लिए ये सब आप दूसरे मैनेजर से, दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से आप फॉर्मली अपने कैलेंडर में उनको रिक्वेस्ट करके, इनविटेशन भेज करके फॉर्मल इंटरव्यू कर सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि हम आपके डिपार्टमेंट का हल्का सा ब्रॉड पिक्चर में जॉब जानना चाहते हैं, वो क्या, आप क्या काम करते हैं, और आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं ये काम करता हूं और मेरा ये स्किल है और मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया। इससे ये फायदा होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर आपको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं। उसी तरह दूसरे टीम के, अपने ही डिपार्टमेंट में दूसरे टीम के मैनेजर के साथ वही आप काम कर सकते हैं। साथ में जो नीचे में लिखा हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल काम पे ध्यान देने से काम नहीं चलता है। आपको लंच टाइम में टेबल पे शेयर करके बैठिए, वहां पे भी सोशल इंटरेक्शन कीजिए। जो पहले बोलते थे वाटर कूलर के बगल में जो गप होता है वो बहुत सोशल रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है। अब तो वाटर कूलर है नहीं, लेकिन कूलर तो है, वाटर तो है। कहने मतलब कि ऑफिस के बाहर, अपने काम से बाहर भी लोगों से मिलते जुलते रहिए और संबंध बनाते रहिए। अब ये कैसे कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अप स्किल करते रहिए। आईटी के क्षेत्र में तो हम लोग बता सकते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का ज्यादा वैल्यू, आज सिक्योरिटी का बहुत वैल्यू है, क्लाउड कंप्यूटिंग का वैल्यू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैल्यू है, मशीन लर्निंग का वैल्यू है। ये सब चीजें नई नई टेक्नोलॉजी जिसका बहुत वैल्यू है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है, डाटा एनालिटिक्स का। उसी तरह बिजनेस प्रोसेस का वैल्यू है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, नो योर क्लाइंट, बाइडी लिस्ट, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करना। ये सब बहुत बड़ा चीज है जिसके बारे में आप बिजनेस प्रोसेस के रूप में उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। उसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट का भी नॉलेज और अवेयरनेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए। आप मेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेंटर फॉर्मली सिलेक्ट होता है। आप एचआर को कह सकते हैं कि मेरे को एक मेंटर दीजिए, नहीं तो किसी मैनेजर को, किसी डायरेक्टर को आप कह सकते हैं कि क्या आप मेरा मेंटर बनना पसंद करेंगे। तो इसमें मेंटर और मेंटी दोनों का संबंध होता है, और मेंटर आपको होमवर्क देगा कुछ जो आपको करना चाहिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप उसकी नजर में ऊपर उठेंगे अगर आप ठीक काम किए तो। फिर एचआर के थ्रू स्ट्रेच असाइनमेंट बहुत सारी कंपनियां देती हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपना काम तो करते ही हैं, किसी और टीम का अपने टाइम से उसका काम करें। इसमें थोड़ा सा एचआर का इशू आता है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का इशू आता है कि आपकी टीम आपको 10% 15% फ्री करती है, या वो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, और ओवर टाइम के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन संबंध बनेगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। और बहुत जगह स्ट्रेच असाइनमेंट करने वाले ले ऑफ के टाइम में दूसरे टीम में आसानी से शिफ्ट कर जाते हैं।
फिर आप वॉलंटियर बन सकते हैं दूसरे टीम के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। आप अपने टीम को एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये सब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लर्निंग सेशन, जैसे लंच एंड लर्न सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। पहले तो जिस स्किल में, जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज है, उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से लंच एंड लर्न सेशन में स्पीकर हो सकते हैं। बाद में उसको एक्सपेंड करके दूसरे जो अच्छे लोग हैं, किसी चीज में, किसी टीम में अच्छा काम हुआ, उसका लंच एंड लेसन ऑर्गेनाइज कीजिए और मैनेजर वगैरह को उसमें इनवाइट कीजिए। इससे अगेन आपके ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, कंपनी के प्रति अच्छा विचार आपका है, वो फैलता है बात, और उससे आपका ब्रांड अच्छा होता है। फिर आप एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, टेक्निकल नोट, ये सब जो आप काम करते हैं उसके लिए आप अगर लिखें, पब्लिश करें, या टीम क्या क्या कर रही है, आपका टीम, आपके नेबरिंग टीम, तो उससे होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलता है और आपका नाम सब जगह जाता है। ऑब्वियसली अपने टीम और उसके बाहर भी आप लियाजन मेंटेन करते रहिए। तो ये 3 जो स्लाइड था, ये तो अंत वाला है। ये इस पे अखिल जी ज्यादा बोलेंगे, रिमेन पॉजिटिव, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। लेकिन ये 3 जो है, 1, 2 और 3, इस पे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आप बात कर सकते हैं। मैं अखिल जी को बाद में हैंड ओवर करूंगा। ये 3 के बारे में कोई प्रश्न है या कोई डिस्कशन है, कोई और ऐड करना चाहता है तो पॉइंट ऐड करें। एक यहाँ पे मैं शुरू करूँगा इधर से, ये लास्ट पॉइंट से ही, कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड रखिए और आपका जो अलुमनाई है या ओल्ड ग्रुप है उनसे कनेक्शन में रहिए आप। तो एक सिंपल एग्जांपल जैसे देना चाहूँगा मैं कि मैं जानता हूँ ऐसे 7-8 लोग हैं जो एक का पूरा ग्रुप है, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि पिछले 15-16 साल से वो लोग एक ही एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे कि वो लोगों ने एक कंपनी में शुरू किया, वहाँ पे साथ में थे, वहाँ से जो टॉप मोस्ट बॉस थे वो दूसरे कंपनी में गए, पीछे पीछे 4 महीने के बाद बाकी लोग भी जाके ज्वाइन कर लिए। तो फिर वहाँ से दूसरे कंपनी में गए, तो अभी तक मुझे मालूम है कि वो लोग 4 कंपनी चेंज कर चुके हैं और पूरा का पूरा ग्रुप साथ जाता है। मैं भी वो ग्रुप में कुछ दिन था, लेकिन फिर कुछ कुछ रीजंस थे जिससे कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उसमें। तो ऐसे अगर आप ग्रुप में हैं तो एक आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, आपका पॉसिबिलिटी कि हाँ मुझे जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है कि आपका ग्रोथ उतना नहीं हो जितना होना चाहिए था, लेकिन आप सिक्योर एक फील करेंगे क्योंकि आपका ग्रुप में सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। एक कोऑर्डिनेशन है आप लोगों के बीच में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और वो बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको सिक्योर एंड सेफ फील करने में। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल, जो लोग लिंक्डइन नहीं जानते हैं उनके लिए, कि जैसे आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जो यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या जो भी आप यूज़, जैसे व्हाट्सएप में ही आप अपना प्रोफाइल पिक्चर एक डालते हैं, उस पर स्टेटस अपडेट करते हैं। तो लिंक्डइन जो है वो एक ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड है प्रोफेशनल्स के लिए। जो लोग जॉब में हैं, चाहे वो जो भी जॉब हो, वो आप आईटी में हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आईटी में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, इवन आप स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रोफाइल देखेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनको भी कि वो भी अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें और उसमें कुछ कुछ एक अपडेट करते रहें। जो सिचुएशन आती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कि सर्टेन केसेस में आपको प्रिपेयर होके रहना है, अपने आप को रेडी रखना है कि कभी अगर आपका ले ऑफ हुआ, आपकी छंटनी हुई, तो आपको क्या करना है, क्या आप कर सकते हैं अपने आप को एक बेटर मार्केट करने में। सब कुछ अभी जो ट्रेंड है उस पे कि आप अपने आप को, अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर रहे हैं, जैसा शिव कुमार जी ने शुरू में बताया कि आपके पूरे कॉर्पोरेट सिनारियो में, आपके जॉब सिचुएशन में आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ मैं क्या हूँ। तो वो तो ठीक है, अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए आपको लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और उसके आपको आपका विजिबिलिटी बढ़ाने में आपको भी हेल्प करता है। जैसे कि सिंपल चीज़ है कि आपका जो बैकग्राउंड पिक्चर है या आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप जो नीचे मैंने एक सैंपल डाला हुआ है यहाँ पे, तो उसमें देखिए कि एक क्लियर स्माइलिंग फेस है,
लाइक वरी फ्री, एक क्लियर विजिबल स्ट्रेट फेस स्माइलिंग फेस वाला आदमी है कोई। बैकग्राउंड में देखिए कि वो एक बुक्स का कोई एक कवर पिक्चर है वहाँ पे, तो एक उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई नहीं भी पढ़ेगा नीचे के टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है और क्या है, वो एक रिलेट करके उसको एक रिफ्लेक्ट एक एक इनिशियल एक आइडिया मिल सकता है जो भी देख रहा है उसको, कि एग्जैक्टली ये आदमी क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो एक आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आप कितने अच्छे से आपके व्यक्तित्व को वो प्रेजेंट कर रहा है। वो एक मैटर करता है। दूसरा है कि आपका जो प्रोफेशनल हेडलाइन है उसको आप अपडेटेड रखिए। हेडलाइन उसमें होता है जैसे कि नीचे एक तो नाम लिखा हुआ है, नील शाफर, उसके नीचे में कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, वो आपका प्रोफेशनल हेडलाइन होता है। इन जनरल मैंने देखा है कि लोग उसमें जो लेटेस्ट आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आप एक दो चीज़ मेंशन कर देते हैं, उसके बाद से आप छोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड अवेलेबल रहता है कि आप क्या हैं, वो मेंशन करने के लिए। तो अभी आप क्या हैं, आगे क्या सोच रहे हैं करने के लिए, आपका क्या मेन आपका फोकस क्या है, वो सब कुछ आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और वहाँ पे एक इन जनरल जो सेपरेटर है, वो एक जो पाइप, एक जो वर्टिकल लाइन है, वो एज ए सेपरेटर यूज होता है। एक अलग अलग फील्ड्स को अलग अलग करके रखे, जैसे कि यहाँ पे है कि ऑथर है, एक इन्फ्लुएंसर है ये आदमी, एक 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 सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, एक और भी अलग अलग की नोट स्पीकर है, यूनिवर्सिटी में एक एजुकेटर भी है, यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देते हैं। साथ में अगर राइट साइड में आप देखिए उनका, तो उनका जो खुद का वेबसाइट है वो भी डाला हुआ है, और साथ में वो कि कौन से कॉलेज से पढ़े हैं वो भी एक है। कॉलेज मेंशन करना क्यों जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कॉलेज आप मेंशन कर रहे हो, या आप जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, या जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे उसको आप मेंशन कर रहे हो, तो जो दूसरे लोग हैं जो आपके ओल्ड एलुमनाई हैं, जो आपके उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं या उसी कॉलेज से उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो लोग आपके तरफ आपको इजीली नोट आउट करेंगे कि अच्छा ये तो अपने स्कूल का ही है। तो एक आपका एक इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसके उससे बिल्डअप होता है, जो कि आपको फिर आगे एक नेटवर्किंग में और आपको कोऑर्डिनेट करने में, एक दूसरे से बात करने में एक एक वो आइस ब्रेकर का काम करेगा। एक शुरुआत आपको दे देगा कि हाँ हम लोग सेम जगह से आए हैं, सेम स्कूल से है, या सेम जॉब से हैं। जैसे कि अगर मैंने वहाँ कॉलेज का नाम नहीं डाल के अगर मैंने अपना कंपनी का नाम डाला जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग आएंगे देखेंगे कि अच्छा हम लोग एक ही कंपनी में काम करते थे या करते हैं। तो वो आपको हेल्प करता है एक स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए। दूसरा होता है कि आपका जो, जैसे कि अभी पूरा का पूरा कीवर्ड सर्च पे डिपेंड करता है सब कुछ, कि हाँ क्या सर्च कर रहे हैं और क्या आंसर मिल रहा है, आपको क्या सर्च रिजल्ट मिल रहा है। तो वो सब कुछ काम करता है सम सर्टेन एल्गोरिथम पे, जो फार्मूला कंपनी यूज करती है सर्च के लिए। और उसमें कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैं पूरा का पूरा लिखूँ कि मैंने ये कंपनी में 5 साल काम किया और अभी मैं उसमें टॉप लेवल पोजीशन पे हूँ। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो और क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसमें कीवर्ड मेंशन कर रहे हैं कि हाँ जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, या किसी ने डाला कि मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ और मेरा फिजिक्स मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसको पूरा का पूरा मेंशन नहीं करके अगर सिंपल वो मेंशन कर रहा है कि स्टूडेंट फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स या फिजिक्स का कुछ स्पेशलाइज न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर वो मेंशन कर रहा है, कल को हो सकता है कोई सर्च करने जाएगा कि चलो न्यूक्लियर फिजिक्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे सर्च करना है, सिंपल वो सर्च करेगा न्यूक्लियर फिजिक्स स्टूडेंट, उसको इजीली सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप कीवर्ड क्या डाल रहे हैं, आपके आपके प्रोफाइल को, आपका जो नॉलेज है उसको क्या कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, वो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा एक और ऑप्शन होता है उसमें, आपका जो टॉप स्किल्स क्या हैं, अभी तक आपने आप अगर आप जॉब में हो, आप क्या क्या लर्न किया है आपने, क्या आप जानते हो, जो आपका टॉप लेवल आपका नॉलेज है उसको आप कंफर्म, वहाँ पे लिंक्डइन पे ही एक ऑप्शन रहता है वो भी कंफर्म करने का कि आपके टॉप स्किल्स क्या क्या हैं, वो आप कंफर्म करके रखो। उसके बाद से एक दूसरा होता है कि आपके जो भी कलीग्स हैं, मैनेजर्स हैं, या पुराने बॉस हैं, या अभी करंट बॉस हैं, उनको बोलिए कि आप आपके लिए कुछ रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट लिख के रखें आपके प्रोफाइल पे। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो लोग जो जॉब रिक्रूटर्स हैं वो लोग आएंगे आपको प्रोफाइल पे, अगर देखेंगे कि हाँ इसको तो 5 लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है या एंडोर्स किया हुआ है कि हाँ ये आदमी अच्छा है, तो उससे आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है कि आप कनेक्शन रिक्वेस्ट अगर कोई भेज रहा है, हाँ स्टार्टिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ कोई भी आ गया जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, कहीं से कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी मैंने उसको एज अ ग्रुप और एज अ नेटवर्क कनेक्शन मैंने एक्सेप्ट कर लिया।
वो ज़रूरी नहीं है। आप शुरुआत जब कर रहे हैं, तो फ़ोकस कीजिए कि जो लोगों को आप जानते हो, अच्छे से जानते हैं, मालूम है, उनसे आप कनेक्शन में रहिए और उनको कनेक्ट कीजिए। उनको रीच आउट कीजिए कि भाई आप मेरे कनेक्शन में रहो या मेरे नेटवर्क में आप रहो। इसमें कि सबसे अच्छा होता है टू स्टार्ट विथ कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से या हाई स्कूल से या कॉलेज से हैं या कौन से कंपनीज़ में आपने अभी तक जॉब किया किया हुआ है। तो उसके जो आपसे जान-पहचान के लोग हैं, उनको आप रीच आउट कीजिए और ये कनेक्शन सीधे धीरे-धीरे जब बढ़ते जाएगा, तो वो लोग भी कुछ लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। फ्रेंड एज़ इन कनेक्शन रिक्वेस्ट, नॉट द फ्रेंड हियर। लेकिन आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपका जो रिलेशन है, वो उससे बिल्ड अप होगा और धीरे-धीरे आप और लोगों के कनेक्शन में आएँगे। रिक्रूटर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है या वो लोग ये जानना चाहते हैं इन अ वे कि ये आदमी कितना ओपन टू कनेक्ट है, कितना अलग-अलग टाइप के लोगों को जानता है और कितने लोगों से मिलता-जुलता है और कौन से लोग इससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या ये किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो आपका कनेक्शन क्या है? मोस्टली मैंने यहाँ पे देखा है कि एक सर्टेन एक्सपीरियंस लेवल के बाद से जैसे कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्रोफाइल में लिंक्डइन पे 500 के आसपास कनेक्शन होने चाहिए और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जो रिक्रूटर्स हैं उनके लिए। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं छोटे-छोटे चीज़ हैं जो आपको आपके प्रोफ़ाइल को आपका जो जो प्रोफ़ेशनल एक आपका जो प्रेज़ेंटेशन है दूसरे लोगों के लिए उसको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक और छोटी-सी बात मैं इसमें बता दूँ कि जब आप प्रोफ़ाइल एडिट करते हो, तो जनरली आप कुछ भी अपडेट कर रहे हो तो उसमें होता है कि सारे लोगों को नोटिफ़िकेशन जाता है। तो आप ये भी मत करो कि आप बार-बार अपडेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम के बाद में जब आप बार-बार अपडेट कर रहे हो और सबके पास नोटिफ़िकेशन जा रहा है कि मैंने प्रोफ़ाइल अपडेट किया, तो लोग बोर होके और इग्नोर करना शुरू करेंगे, अरे ये तो ऐसे ही करते रहता है। तो उसके लिए है कि अगर आपको इन केस अगर आपको बार-बार अपडेट करना ही है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप नोटिफ़िकेशन मत भेजो ऐसा करके एक ऑप्शन होता है कि हाँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ लेकिन नोटिफ़िकेशन नहीं जाना चाहिए। तो नोटिफ़िकेशन डिसेबल करके फिर आप अपडेट करो और फिर नोटिफ़िकेशन इनेबल कर दो। तो वो एक जस्ट एक ट्रिक होता है वो। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसमें आप ध्यान रखो तो आपका एक जो जो प्रोफ़ाइल है, जो एक आप जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस है आपका प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में, वो उभर के सामने आएगा और आप कहीं भी लाइमलाइट में आप नोटिस में रहोगे। बस इतना ही था। अगर आपको कुछ प्रश्न हो, कोई भी चीज़ या कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप बताइए। लिंक्डइन में जैसे रहता है कि मेनली आईटी के लिए लिंक्डइन में जैसे रहता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट्स का या किसी का हम स्किल टेस्ट देकर उसका ये नंबर ले सकते हैं या फिर उसका रैंकिंग आ सकता है, तो वो कितना इफ़ेक्टिव रहता है? वो इफ़ेक्टिव होता है जब आप शुरू-शुरू में ख़ास करके आपके पास जब एक्सपीरियंस कम है, जैसे शिव कुमार जी ने बताया कि जब आप जॉब में हो तब भी आप अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहो। नॉलेज अपग्रेड करने के लिए एक तो आप कुछ सीख रहे हो अपने से तो वो है ही, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेशन ले रहे हैं, तो वो आपके लिए वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट होता है क्योंकि आपका नॉलेज लिमिटेड है आपके टीम में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन सर्टिफिकेशंस जो हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, ये आदमी ने ये किया हुआ है, मतलब एटलीस्ट इतना बेसिक नॉलेज तो उसको है। ये कोई भी आके देखेगा तो उसको समझ में आ सकता है। तो जब आप लिंक्डइन पे अगर आप वो डाल रहे हैं कि हाँ, मैंने ये किया हुआ है, ये सर्टिफिकेशन है या ये मुझे ये नॉलेज है, तो वो एक सबको पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ ये बंदे में है या ये आदमी में इतना है। तो एक बेसिक कि हाँ, अगर वो जावा सर्टिफाइड है तो उसको इतना जावा तो कम से कम आता रहेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। या अगर ये गूगल करियर से उसने एक ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि हाँ, जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म का इतना बेसिक्स तो उसको इतना तो कम से कम मालूम रहेगा ही। तो वो एक रिफ्लेक्ट करता है और इनिशियल जब आपके पास कम नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। जब आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद आपको जैसे कि आप 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस आपका ऑलरेडी हो गया, तो वो सर्टिफिकेशंस और वो सब नॉलेज जो आप शेयर कर रहे हैं, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स कम है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई होप मैं आंसर कर पाया आप जो पूछ रहे थे। यस मैं सर। उसमें एक चीज और ऐड करूंगा अखिल जी कि सौरभ, एक तो सर्टिफिकेशन है, दूसरा है कि आप अपना आर्टिकल पब्लिश करो, बिल्कुल। इन डेप्थ चीज जो आपको नॉलेज है, जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग है, हाउ टू यूज पेपाल फॉर योर कंपनी, उस पर अगर आपको अनुभव है तो वो आप कर सकते हो। या ये है आपका कंप्लायंस ऑडिट होता है, उसका कि हाउ टू पास कंप्लायंस ऑडिट, नाम दे दो कंप्लायंस का जो भी है, सॉक्स होगा, सॉक होगा, ये सब ऑडिट होते हैं।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SOC 1 एंड SOC 2, अगर आपको नॉलेज है तो वो लिखो। तो वो जो आर्टिकल लिखते हो वो भी लोगों को कहता कि इस बंदे में इस टॉपिक पे डेप्थ है। ऐसे ये कॉल 2 मिनट में खत्म होगा, अगर कंटिन्यू करना, अभी कॉल हम बंद करते हैं, तो अगले लिंक पे जाने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न